मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम को डिस्कस करेंगे। यानी आज हम ये जानेंगे कि मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम में मेनली कौन कौन से फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट क्लासेस में क्या डिस्कस किया था। सो लेट्स रिकैप। हमने देखा था कि माइक्रो का क्या मतलब होता है, मैक्रो का क्या मतलब होता है, एंड व्हाट डज मीन्स अप्रोचेस। इसी के साथ हमने यह भी देखा था कि माइक्रो एंड मैक्रो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआरएम किसे कहते हैं, और ये जाना था कि जो एनवायरनमेंट होता है वह है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए मैक्रो कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ होता है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जो है माइक्रो कॉन्टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है। और इट कैन बी सेड that the way of practicing human resource management where external environment is kept in view is the macro context, and practicing HR management where internal environment is kept in view is the micro context। ये हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हमने यह डिस्कस किया था कि माइक्रो और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एचआरएम में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। और इंटरनल लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ की जाएंगी वह इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही की जाएंगी। तो देखते हैं हम कि माइक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम क्या थी। इसमें हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो अप्रोचेज होती हैं वो ये होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट के कॉन्फॉर्मिटी में या उसके अनुसार ही की जाती हैं, जिनमें कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, एचआर पॉलिसीज, जॉब एनालिसिस, कॉम्पनसेशन, ग्रीवांस हैंडलिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिसिप्लिन, डिस्चार्ज ऑफ एम्प्लॉय इंक्लूडेड होता है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट या माइक्रो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग की जाती है, इसीलिए इसको माइक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम कहा जाता है। यानी ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ माइक्रो इन्वायरमेंट को फॉलो करते हुए की जाएंगी और इनके बियॉन्ड जाके नहीं की जा सकती हैं। तो कार्य का वह तरीका जो आंतरिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए अप्लाई किया जाता है उस तरीके को हम माइक्रो अप्रोचेस कहते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के रेफरेंस में इसको हम माइक्रो अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हमने ये जाना था कि मैक्रो और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एचआरएम में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो हमने ये जाना था कि जो मैक्रो और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एचआरएम होता है उसमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूडेड होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडेड होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडेड होता है, एंड डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडेड होता है। इनके बारे में हम डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम, यानी कि मैक्रो लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्या कार्यविधि अपनाई जाती है या किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। सो मैक्रो अप्रोचेस में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से मानव संसाधन प्रबंधन को प्रैक्टिस किया जाता है, क्या टेक्निक्स रहती हैं या मेनली कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिनको कि हम मैक्रो कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जिनको कि हम मैक्रो अप्रोचेस कह सकते हैं। मैक्रो अप्रोचेस इनकॉर्पोरेट्स द एक्टिविटीज़ और फंक्शंस परफॉर्म्ड कीपिंग इन व्यू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बाहरी वातावरण को ध्यान में रखते हुए जो एचआर फंक्शंस किए जाते हैं उन फंक्शंस को हम मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम के नाम से जानते हैं। मैक्रो एचआरएम इनकॉर्पोरेट्स द फंक्शंस एज फॉलोज। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी इसमें जो मैक्रो लेवल पे काम किया जाता है उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि व्यू रचनात्मक नियोजन। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसे कहते हैं। द प्लानिंग विच इज़ कंसर्न विद डीलिंग विद ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट विद अ व्यू टू विनिंग ओवर कॉम्पिटिटर्स इन द बिजनेस इज नॉन एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी प्रतिस्पर्धियों पर विजय पाने के लिए बनाई गई योजना को हम व्यू रचनात्मक योजना या व्यू रचनात्मक नियोजन के नाम से जानते हैं। और जब यह योजना मानव संसाधनों के उपयोग के संबंध में बनाई जाती है या मानव संसाधनों के लिए बनाई जाती है तो उसको हम
स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करंट एंड फ्यूचर एचआर नीड्स इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। यानी मानव संसाधन व्यूह रचना से आशय मानव शक्ति के नियोजन से होता है, जिसमें किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय, स्थान और योग्यता को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार की जाती है। और प्रबंधक को यह भी ध्यान रखना होता है कि लक्ष्य पूर्ति हेतु उनके पास में दक्ष, अनुभवी कार्मिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं। तो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, ये मैक्रो लेवल पे परफॉर्म किया जाने वाला फंक्शन होता है, और इसको परफॉर्म करने के लिए मेनली 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें नंबर 1 है असेसिंग द करंट एचआर कैपेसिटी, फोरकास्टिंग, और सेकंड है इसमें फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट्स, एंड द थर्ड इज गैप एनालिसिस, एंड द फोर्थ इज डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट। यानी कि मैक्रो लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया जाता है, और वो प्लानिंग करते समय सबसे पहले करंट ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या कंडीशन है उसको असेस किया जाता है कि वो कितने नंबर में है और कौन कौन से टैलेंट वाले एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है। फिर उसके बाद में देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए फोरकास्टिंग की जाती है, डिमांड की भी और सप्लाई की भी, दोनों की फोरकास्टिंग की जाती है। और उसके बाद में गैप एनालिसिस किया जाता है, यानी कितना स्टाफ एग्जिस्टिंग है और कितना स्टाफ जो है रिक्वायर्ड है, इनके बीच के जो अंतर है उसको हम गैप एनालिसिस कहते हैं। एंड अकॉर्डिंगली डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजीज के स्टेप को फॉलो किया जाता है, जिसमें कि मानव संसाधनों को सही समय पर, सही संख्या में, सही स्थान पर, सही मात्रा में बनाए रखने के लिए कुछ व्यूह रचनाएं अपनाई जाती हैं, जैसे कि उनको ट्रेनिंग देके ही उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया जाए, या जो है रिक्रूटमेंट किया जाए, या जो है रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। तो ऐसे कई तरीके की पॉलिसीज़ को या स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया जाता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी हुई जो कि मैक्रो लेवल पे या मास लेवल पे या व्यापक स्तर पे अपनाई जाती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धियों पर विजय पाने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं। अकॉर्डिंगली जो एचआर के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है वो ये है कि जो है वातावरण के अनुसार या समय की मांग के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ टैलेंटेड हो और सही संख्या में, सही योग्यता वाले, सही व्यक्ति सही समय पर, सही स्थान पर उपलब्ध हो जाए। तो इसके लिए सारा स्वॉट एनालिसिस करके एम्प्लॉयज़ की अवेलेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। तो ये काम ऐसा है जो कि एक व्यापक स्तर पे किया जाता है, और इसमें एनवायरनमेंट को कंसीडर करना कंपलसरी होता है, बिना इसके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं हो सकती। तो एनवायरनमेंट के डायग्नोज करके ही ये काम होता है, इसलिए इसको कहेंगे कि ये मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम में इंक्लूडेड है। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, कि मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम का नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का मतलब होता है कि निष्पादन के आयामों और उत्तरदायित्वों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, जिससे कि उपक्रम के तात्कालिक उद्देश्यों के साथ साथ परिवर्तित आवश्यकताओं या परिस्थितियों के अनुसार संगठन कार्य कर सके, यानी चैलेंजेस को फेस कर सके। सो इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग पीपल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और ऐसे भी कहा जा सकता है that organizational design is a sequential method of identifying the performing aspects and liabilities in a system so that they can be realigned as per the needs of the company in terms of the current goals as well as implementing new business changes. तो ये व्यक्ति सूचना और तकनीक को एक साथ समन्वित करता है, और इसको समन्वय का जो काम होता है वह जो काम है वो वातावरण पर आधारित होता है। इसके लिए मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर से यह प्रभावित होता है। तो किस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट रिक्वायरमेंट को, एक्सपेक्टेशंस को, साथ साथ चेंजिंग रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है, अकॉर्डिंगली ही ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को, टेक्नोलॉजी को और पीपल को कोऑर्डिनेट करना होता है। तो यह जो काम है ये इंटरनल लेवल पे किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि इसके लिए एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना ज़रूरी है, इसीलिए इसको मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम कहा गया है। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी कि संगठनात्मक विकास। तो संगठनात्मक विकास का मतलब होता है नियोजित परिवर्तन
को लागू करना या नियोजित परिवर्तन को लागू करने की अवधारणा को हम संगठनात्मक विकास के नाम से जानते हैं। इसमें जो है जॉब एनलार्जमेंट और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, लीडरशिप इवोल्यूशन, जॉब एनालिसिस और चेंज मैनेजमेंट को इंक्लूड किया जाता है। तो देखते हैं कि जो संगठनात्मक विकास है उसमें ऐसा क्या होता है जिसमें कि इन टेक्निक्स को अप्लाई करना होता है। संगठनात्मक विकास एक ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम होता है जो संगठन की संपूर्ण संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियोजित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यह विश्वास, मूल्य, प्रकृति और संरचनात्मक संगठन की संपूर्ण संस्कृति में परिवर्तन लाना चाहता है। इसके फलस्वरूप संगठन अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी के साथ समायोजन करने में समर्थ हो जाते हैं। तो जो संगठनात्मक विकास है वो एक ऐसा कार्य होता है जिससे कि प्लान्ड चेंज को अडेप्ट किया जाता है। तो जो चेंज को अडेप्ट किया जाता है इसके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसीडर करना ही होता है, क्योंकि चेंजेस जो आते हैं वो एक्सटर्नली ही आते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल पे क्या क्या चेंजेस हैं उनको ध्यान में रखकर ही ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने होते हैं। इसीलिए इसमें चेंज मैनेजमेंट को इंक्लूड किया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस through which an organization improves its internal capacity to meet its current and possible future requirements. So, OD fosters organizational changes, growth and development initiatives. तो जब भी चेंज करेंगे, विकास करेंगे, परिवर्तन करेंगे तो यह वातावरण के स्तर पर ही होगा, क्योंकि जैसी आवश्यकता होती है, जैसा परिवर्तन होता है उसी के अनुसार संगठन को भी बदलना होता है। तो कहेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है वो मैक्रो अप्रोचेस टू HRM कही जा सकती है। यानी ये वह काम है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्रो लेवल पे किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि एक रेडिकल चेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से परिवर्तन लेके आना, प्लान्ड चेंज लेके आना। तो जो ये चेंज आएगा यह एक जो है स्मॉल लेवल पे नहीं आएगा, माइक्रो लेवल पे नहीं आएगा। तो इसको हम मैक्रो लेवल पे पहले एनालाइज करेंगे एंड ग्रेजुअली इसको ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को हम मैक्रो अप्रोच टू HRM कहते हैं। द नेक्स्ट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। इसको हिंदी में सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से नियोक्ता या प्रबंधक या श्रमिक या श्रम संघ के मध्य मजदूरी भुगतान की दर, रोजगार की दशाओं और कार्य के घंटे आदि विभिन्न क्रियाओं के संबंध में आपसी विचार विमर्श किया जाता है, जो एक निश्चित समय के लिए लिखित अनुबंध के अनुसार कार्य करने या उन्हें लागू करने से संबंधित हैं। और it can be said that collective bargaining is a process of negotiation between employers and a group of employees aimed at agreement to regulate workers' salary, working conditions, benefits and other aspects of workers' compensation एंड राइट्स ऑफ वर्कर्स। तो ये एक ऐसा काम होता है जो कि प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में कार्य की दशाओं से संबंधित बातचीत से संबंध रखता है, जिससे कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं या जो एम्प्लॉयज़ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको पीसफुली सेटल किया जा सके। तो इस प्रोसेस को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। अब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है वो अनेक स्तरों पर होती है। जैसे कि अगर एक ही कारखाना है तो उसके स्तर पे जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी वह कहलाएगी सिंगल प्लांट बार्गेनिंग। इसमें एक कारखाने के लिए बार्गेनिंग की जाएगी, उस कारखाने में कार्यरत श्रमिकों से और प्रबंधकों के बीच में जो बातचीत होगी उसको सिंगल प्लांट बार्गेनिंग के नाम से जानेंगे। दूसरा है मल्टी प्लांट बार्गेनिंग, यानी एक से अधिक संयंत्रों के स्तर पे की जाने वाली सामूहिक सौदेबाजी। तो जब एक से अधिक व्यवसाय होते हैं और उसकी शाखाएं होती हैं तो उस संदर्भ में जो प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में बातचीत होती है उसको हम मल्टी प्लांट बार्गेनिंग कहते हैं। इसी तरीके से जब जो बार्गेनिंग की जाती है वो एक उद्योग के कई नियोक्ताओं के बीच में होती है तो उसको मल्टी एम्प्लॉयर बार्गेनिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपक्रम का विस्तार होता है, फैलाव होता है, डेवलपमेंट होता है, अकॉर्डिंगली बार्गेनिंग के लेवल भी इंक्रीज यह होते जाते हैं या बढ़ते जाते हैं, उनकी डिग्री बढ़ती जाती है। तो ये क्लियर है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्टिविटी है वो स्मॉल लेवल पे या इंटरनल लेवल पे की जाने वाली बार्गेनिंग या एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये मैक्रो लेवल पे परफॉर्म किया जाने वाला काम है। इसलिए इसको जो है हम मैक्रो अप्रोच टू
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा काम है जो कि एक सीमित स्तर पे ना किया जाके व्यापक स्तर पे किया जाता है। वैसे भी इसमें श्रमिकों के हित की बात हो रही है, तो ज़्यादा लोगों से ये संबंध रख रहा है और श्रमिकों के बारे में एक जनरल डिसीजन होगा बातचीत के आधार पे, तो इसीलिए इसको हम मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम कहेंगे। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है उसको भी मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम में इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट दिस मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मीन्स द रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन इंडस्ट्री, यानी कि जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में जो रिलेशंस होते हैं किसी उद्योग में, उन्हीं संबंधों को हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस या औद्योगिक संबंधों के नाम से जानते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि जो औद्योगिक संबंध होते हैं उनसे तात्पर्य किसी उद्योग में कर्मचारियों व सेवायोजकों, कर्मचारियों व श्रम संघों तथा श्रम संघों और सेवायोजकों के संघों के बीच बहुआयामी संबंधों से होता है, जिनका सरकार के द्वारा नियमन किया जाता है। तो औद्योगिक संबंध एक ऐसा विषय हुआ जिसका जो संबंध है वो कई आयामों से है, जैसे कि प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच संबंध, इसी के साथ साथ श्रम संघों और सेवायोजकों के संघ, और इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि इन सारे संबंधों का जो रेगुलाइज जो ये किए जाते हैं वह सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो ये एक जो है बहुआयामी संबंधों का नियमन हुआ। तो औद्योगिक संबंध एक व्यापक शब्द हुआ और औद्योगिक संबंध जो मेंटेन किए जाते हैं या इनका जो ये जो सेटल किए जाते हैं ये मैक्रो लेवल पे किए जाते हैं, इसीलिए इसको हम मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम के नाम से जानते हैं। किसी उद्योग में या किसी देश में अच्छे औद्योगिक संबंधों की स्थापना के लिए औद्योगिक स्तर पे कई एक्टिविटीज़ या प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि जो वर्क कमेटीज़ हैं वो इफ़ेक्टिवली काम करें। इसी के साथ साथ जो है साउंड ट्रेड यूनियंस हों, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफर हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो, टू वे कम्युनिकेशन हो, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हो, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ जॉइंट कंसल्टेशन और वर्क कमेटीज़ हो। इस तरीके की एक्टिविटीज़ के थ्रू इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिवली इंडस्ट्रियल रिलेशंस को मैनेज किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर रिलेशंस एंड इंटरैक्शंस इन द इंडस्ट्री chiefly between workers and the management as a result of their composite attributes and approaches in regard to the management affairs for the betterment of both management and workers as well as the industry and economy as a whole। यानी कि जो औद्योगिक संबंध होते हैं उनका उद्देश्य ये होता है कि एक उद्योग के स्तर पर और एक संपूर्ण तरीके से या संपूर्ण स्तर पे जो है इनके बीच में प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में अच्छे संबंधों की स्थापना हो। तो ये कहेंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर रिलेशंस एंड इंटरैक्शन इन द इंडस्ट्री chiefly between workers and management as a result of their composite attributes and approaches in regard to the management affair for the betterment of the both। दोनों के बेटरमेंट के लिए रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए जो इनके रिलेशंस होते हैं उनके जो मल्टी डायमेंशनल जो एस्पेक्ट होते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, इसी के साथ साथ ये व्यापक स्तर पे किया जा रहा है और एज अ होल और पूरी इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए ये काम किया जा रहा है। तो नेचुरली ये कन्फाइंड लेवल पे या लिमिटेड लेवल पे या माइक्रो लेवल पे की जाने वाली एक्टिविटी नहीं है। तो यह मानव संसाधन प्रबंधन का वह कार्य है जो कि मैक्रो लेवल पे किया जाता है, इसीलिए इसको मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम के नाम से जाना जाता है। तो इस पूरे टॉपिक में माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम में हमने ये जाना कि जो इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो एचआर प्रैक्टिसेस की जाती है उनको माइक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम कहा जाता है, और जो एक्सटर्नल और ब्रॉड और मास लेवल पे जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो एचआर प्रैक्टिसेस की जाती हैं उनको हम मैक्रो अप्रोचेस टू एचआरएम के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ में आज का हमारा ये टॉपिक ओवर हुआ, जिसका सम अप मैंने किया
कि इंटरनल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए की जाने वाले ऑपरेटिव फंक्शंस को हम माइक्रो अप्रोचेस कहेंगे, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली मैक्रो लेवल पे की जाने वाली एक्टिविटीज़, जिनमें मेनली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंक्लूडेड है, इनको हम मैक्रो अप्रोचेस टू HRM के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मास लेवल पे किया जाता है. दैट्स इट. थैंक यू.